चलो रेडी हो जाओ, ठीक ना? ठीक है, जय हिंद। तो आज चलते हैं संस्कृत के, हम ट्यूशन भाग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। यह कहानी के तौर पर है, बहुत मजेदार कहानी है, हंसी भी आएगा, ठीक ना? कथा का नाम क्या है? अलस कथा, संस्कृत का शब्द है, ठीक ना? जब हम चलेंगे टॉपिक पे तो बहुत लंबा लेक्चर इसमें है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर पढ़ेंगे कम, समझाएंगे ज्यादा, क्योंकि वहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं लाइन उठा गई कुछ ज्यादा, इसलिए इसमें वीडियो में बनाया गया है। तो चलते हैं आज पहले पेज पे, क्या है? अलस कथा या आलस्य कथा इसको बोल सकते हैं, ठीक ना? इस पाठ में जो हमको पढ़ने के लिए मिला है तो दो है, एक संस्कृत और नीचे किया गया इसका अनुवाद, ठीक ना? तो आपको वहां संस्कृत नहीं लिखना है, जब भी आएगा इससे प्रश्न ना तो संस्कृत में रहेगा या तो हिंदी में रहेगा। लेकिन अभी तक देखा गया है 5 से 10 साल के अंदर में कि हिंदी में पूछा गया है प्रश्न। किसमें पूछा गया है? हिंदी में। भले पढ़ना है संस्कृत में, लेकिन वहां लिखना क्या है? हिंदी में लिखना है। तो हम ज्यादा हिंदी पर ध्यान देंगे, संस्कृत पे नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। अयम पाठ विद्यापति कृष्यस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षाति नाम कस्य अंश विशेष्य, ले लेते हैं वो पेज, ले लेते हैं, ठीक? अंश विशेष वर्तते, मैं क्या सिलेक्ट हुआ? वर्तते, इसका मतलब कि यह पाठ के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति हैं। यह पाठ विद्यापति की कहानी पुस्तक पुरुष परीक्षा का एक विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल एवं संस्कृत भाषा में एक कहानी के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों का वर्णन करती है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि विद्यापति को कौन सा कवि के लिए प्रसिद्ध है? मैथिली एगो भाषा है, हमनी के बिहार के ही। जब मधुबनी देने, कटिहार देने जाइएगा ना, कटिहार नहीं, क्या नाम है उसका जी, मधुबनी के देने का जिला ये सब वगैरह का बंद कर दो, ठीक ना? जाइएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण देने और मधुबनी देने और सुपौल, कटिहार, कटिहार इधर चल जा रहा है, कटिहार के जैसा ही शब्द है, दरभंगा, खासकर दरभंगा, उधर भाषा जो है ना मैथिली है। उसे बोलता है खैलको छे, जैबो छे, पढ़ाई ना 6 से ऐसे करके बोलता है, 6 करके बोलता है अंतिम में। तो मैथिली भाषा के लिए सबसे अगर कोई प्रिय कवि है तो कौन है? विद्यापति, ठीक ना? चलिए तो आगे चलते हैं। इसके अलावा विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के लेखक भी थे। प्रस्तुत पाठ में जो दिया गया है, आलस नामक बुराई का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आलस कथा में किसके ऊपर बुराई किया गया है? आलस के ऊपर, ठीक ना? इसमें आगे कहते हैं कि व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत है। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि आलस कथा में किस प्रकार की कथा को व्यक्त किया गया है? व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब समझता है? एक दूसरे को मजाक उड़ाना, ठीक ना? अपमान करना, या एक दूसरा को उदाहरण लेकर उसको इतना अपमान कर देना उस अपमान से कुछ दूसरा आदमी सीख ले। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि कुछ दूसरा लोग सीखते हैं, कुछ दूसरे लोग मूर्ख लोग वगैरह ये सब रहते हैं, वो सब ये सब तो हट जाते हैं। आलस करना इस जिंदगी में सबसे बड़ा शत्रुता है। और किसके साथ शत्रुता है? दूसरे के साथ नहीं, अपने खुद के साथ शत्रुता है। हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं शत्रुता है। क्या हम लोग आलस नहीं करते हैं? लेकिन वैसा आलस नहीं करते हैं जो इस कहानी में आलस के बारे में कहा गया है, जिसको जान के भी फिक्र नहीं है कि हमको जाएगा कि नहीं जाएगा, बचाना है कि नहीं बचाना है। आगे नीति शास्त्र आलस को शत्रु मानते हैं। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में
कि नीति शास्त्री या नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? मित्र, शत्रु, भाई, बंधु। तो आंसर याद रखना है, क्या होगा? शत्रु। जब ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो हमको मिलेगा ये प्रश्न। आगे, आसित मिथिलायम वीरेश्वरो नामक मंत्री, ये संस्कृत में भी आ सकता है, ठीक ना। आसित, आसित मतलब था, होता है, या उस समय का होता है, ठीक ना। मिथिलायम वीरेश्वर नामक मंत्री, मतलब कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। ये भी ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि मिथिला में जो मंत्री था उसका नाम क्या था। ये ऐसे बना हुआ है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री था? मिथिला का। स्वभाव से वह उदार और दयालु है, ठीक। और प्रतिदिन उन सभी गरीबों और अनाथों को भोजन देते हैं जो इसकी इच्छा रखते हैं। इस बीच वह आलसी लोगों को भोजन, कपड़े देते हैं, क्योंकि सभी निर्धनों में आलसी को पहला स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह पेट की आग होने पर भी कुछ करने में असमर्थ रहते हैं। यहां हम समझाएंगे बात को, तब आगे टॉपिक बात करेंगे। ये आलस कथा में सबसे केंद्रीय पात्र कोई है, दानी कोई, करुणावान कोई है, तो व्यक्ति का नाम है वीरेश्वर। क्या नाम है? वीरेश्वर। वीरेश्वर का मानना है, दानी पुण्य तो है ही, पैसा वाला है, किसी के हेल्प भी कर देना है, लेकिन यह उसको हेल्प करना, सहायता करना ज्यादा मानता है जो आलसी है। क्या है? आलसी है, क्योंकि वो अपने भूख के लिए किसी के यहाँ भीख भी मांगने नहीं जाते हैं। आलस उसको कहते हैं। और इस आलस कथा में पढ़ेंगे 4 आलसी हैं। कितने आलसी हैं? 4। उन चारों आलसियों के नाम नहीं बताया गया है कि राजीव है, कि संजय है, कि आदित्य है, कि स्वाति है, ऐसा नाम नहीं बताया गया। बस बता दिया कि 4 आलसी हैं, जिसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ मान लिया गया है, ठीक ना। उन चारों आलसियों में से सभी आलसियों के एक एक वचन है, जो वचन एग्जाम में पूछता है। वो क्या पूछता है, अब आगे चलते हैं इसमें। ततो, इसको अब बोलते हैं, ततो आलसी पुरुषानाम तत्रेष्ठा लाभ श्रुष्वा वह वस्तु परिणाम स्वस्थ वर्तुलीभू यतः। मतलब ये श्लोक है, ये श्लोक को हिंदी में बताया गया है अर्थ। उसके बाद जब आलसी व्यक्तियों को वहां इच्छा अनुसार लाभ मिलने की बात फैली, तो कई पेटू लोग, मतलब स्वार्थी लोग वहां इकट्ठे हो गए। क्यों? कि सभी प्रवृत्ति सुविधा की ओर होती है, अपने समान लोगों की सुखी देखकर कौन नहीं दौड़ता। मतलब यहां समझना है कि जब वीरेश्वर ने निर्णय लिया कि जितने आलसी है उसके लिए वो आलस बनाया जाए और उसमें उनको बैठा दिया जाए, उनको खिलाने पिलाने के लिए लेबर लगा दिया जाए, मजदूर लगा दिया जाए, बस खाइए या सुता रहिए, कोई काम नहीं करना है। तो जो 4 आलसी था, पहले उस आलसी को लाया गया उस भवन में, तो लाया गया तो लोगों सुना कि वो आलसी के बहुत दयावान, करुणावान व्यक्ति है वीरेश्वर, जो दूसरों को मुफ्त में भोजन देता है, खासकर उसको जो आलसी है। तो कुछ लोग धूर्त लोग, पेटू लोग, यहाँ लिखा हुआ है पेटू लोग, इसको धूर्त भी बोल सकते हैं, मूर्ख लोग बोल, वो लोग भी मूर्खता किए कह के चलते हैं, हम भी काम धंधा करने से अच्छा है कि हम भी मूर्ख अच्छी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, खाने पीने के लिए तो मिल ही करेगा। तो ऐसा माना गया कि 4 आलसियों में से कुछ लोग और उसके साथ साथ धूर्त लोग आने लगे। जैसे कि मान लो कि इसमें एक 3 बेंच जो है ना आलसी है, इसको कभी मारा नहीं जा रहा है, जो आ रहा है खाना पीने के लिए खाते रहो, तुझे पढ़ते रहो, तो ऐसा तो दिमाग में आएगा, तो सब नहीं चलते, हम भी यही बन जाते हैं, आएगा दिमाग में ना। तो अभी बात यही होता है कि 4 आलसियों को देखकर उसके आसपास के लोग भी बोले कि चले हम भी आलसी बन जाते हैं, खाना पीना मिल नहीं रहा है, तो लोग आने लगे। कहा गया आगे कि बाद में आलसी लोग को सुख देखकर धूर्त लोग भी यहाँ नकली आलसी दिखाकर भोजन प्राप्त करना शुरू कर दिया। मतलब आ गए आसपास के लोग, 4 आलसी को देखते देखते बहुत सारे आलसी लोग आ गए, ठीक ना। वो असल में आलसी नहीं है, धूर्त है। इसके बाद जब आलसीशाला में अत्यधिक धन और वस्तुओं का खर्च देखा गया, तो वहां के अधिकारियों ने इस पर विचार किया। वीरेश्वर के मंत्री विचार किया कि अगर ऐसा रहा, सब खाते ही रहा,
तो दिन मंत्री जो है ना राजा, यही फकीर बन जाएंगे, यही आ जाएंगे रास्ता पर भीख मांगने, क्योंकि धन संपत्ति खाने में खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो विचार किया गया कहाँ किया जाए। हम तो सच्चे आलसी की खोज किए थे, अब तो धूर्त लोग भी आ गए हैं और उसको भी खिलाना पड़ रहा है। तब विचार किया गया कि ऐसा करते हैं, इन आलसियों की परीक्षा लिया जाए कि कौन सच में आलसी है। तो कैसे परीक्षा लिया जाए, पूछा जाए, टेस्ट लिया जाए, एग्जाम, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं वो लोग। तो बोले ऐसा करते हैं, जब सब सो रहा है ना, वो खानी चारों पट्टी आग लगा दो। जब सो रहा होता है सब आलसी, चारों पट्टी क्या लगा देंगे, आग लगा देंगे। उससे पहचान में आ जाएगा कि जो धूर्त लोग रहेंगे भाग जाएंगे जान बचाने के लिए, जो सच में आलसी रहेगा ना वो नहीं भागेगा, वही में रह जाएगा। वीरेश्वर के मंत्रियों ने ऐसा विचार किया, वीरेश्वर ने भी किया मिलजुल कर। तो आगे पढ़ते हैं। ऐसा सोचकर नहीं, स्वामी ने केवल करुणा और आयोग सोच के कारण वस्त्र और भोजन आलसियों को देना शुरू किया, लेकिन अब धूर्त लोग भी कपट पूर्वक बिना आलसी हुए इस लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारी लापरवाही है। यदि ऐसा है तो आलसी व्यक्तियों की परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर जब सभी आलसी गहरी नींद में थे, तब अधिकारियों ने वहां आग लगा दी और उन्हें परखने लगे। यहाँ क्या हुआ? दूसरे के फेर में रहो, अपना फेर में मत रहो। यहाँ ध्यान है तो पीछे कैसे चल गया ध्यान जी, पिटाएगा। छोड़ो ना उसको। आए देखिए, यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है कि आलसशाला में आग किसने लगाया? अधिकारियों ने। किसके अधिकारियों ने? राजा के, वीरेश्वर के। वीरेश्वर मंत्री है, राजा नहीं, ठीक ना। वीरेश्वर के अधिकारियों ने, यहाँ लेकिन अधिकारियों ने वहां कहा लगा दी। हाँ मंत्री है, पहले ही क्षेत्र में पहले ही लिखा हुआ था वीरेश्वर मंत्री। राजा की मंत्री होगा उस समय का। अरे कहानी में हर चीज को नहीं देखा जाता है, कहानी में केंद्र बिंदु को देखा जाता है, ठीक ना। अब उसको वो बेटा के था, बेटी के था, शादी का हुआ। अब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो जवाब देते रह जाएंगे हम। आग लग गया है। अब आगे पढ़ते हैं। तब चारों आलसियों में से, यहाँ पढ़ने से अच्छा कि हमको आसानी से याद है वही बता देते हैं। अब चारों आलसी के जो वचन आते हैं, जो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है, 4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। हम आज फिक्स कर दे रहे हैं। ये 4 ऑब्जेक्टिव में जो ध्यान दे दिया आज 1 नंबर एकदम फिक्स है। ऐसा कोई साल नहीं गया है कि नहीं पूछा है, यहाँ से हमेशा पूछते आया है। अब जो 4 आलसी है, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ है, जब आग लगता है तो उस आलसशाला में से जितने दूत लोग आए थे, कपट पेटू लोग आए थे, वो सब लोग क्या करते हैं? भागना स्टार्ट कर देते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन जो सच में आलसी 4 गो था, वो सब सुतले रह जाता है। तो हल्ला होता है, सब भागने लगता है। तो यहाँ लिखा ना, अतो कोलाहलम प्रवृत्तिम दृष्टवा धूर्त सर्वपलायनिकता। ये लाइन पूछा हुआ है कि यह किस कहानी से है? तो आलस कथा से है, ठीक ना। हिंदी में कहा कि तब जब धूर्तों ने घर में बढ़ती हुई आग को देखा तो वे लोग सभी तुरंत भाग गए। जितने लोग मूर्ख लोग आए थे, पेटू लोग आए थे, वो जान बचाने के लिए क्या भागना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो मेन 4 आलसी था वो बचा रह गया उसी में। तब देखा कि सब भाग गया है, तो उसमें जब पहला आलसी बोलता है, क्या बोलता है? यही क्वेश्चन हम बार बार पूछेंगे। पहला आलसी बोलता है अहम कोलाहलम, मतलब किस कारण कोलाहल है, हल्ला काहे हो रहा है। ये नहीं कहता है कि चलो भागो आग लगा हुआ है। सुतल सुतल बोल रहा है कि काहेला हल्ला हो रहा है चारों पट्टी। दूसरा बोलता है लगता है आग लग गया है, भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। दूसरा आलसी बोलते क्या बोलता है? लगता है कि आग लग गया है, ठीक ना। तीसरा आलसी बोलता है कि इनमें दिया है, तीसरा हम भूल गए जी, भाग गए। लेकिन 4 व्यक्ति वहीं सो रह गए, आपस में बात करने लगे। जिस अपने चेहरा का वस्त्र ढक रखा था वह कहा, अहो यह कैसा शोरगुल है। ये पहला का है, पहला आलसी का कथन है। ये क्वेश्चन पूछ देगा, अहो यह कैसा शोरगुल है। किस आलसी का कथन है? नाम नहीं याद रखना, बस प्रथम याद रखना है कि प्रथम जी का है। दूसरे ने उत्तर दिया, दूसरा का ये है। दूसरा क्या बोलता है? ऐसा लगता है इस घर में क्या लग गया है? आग लग गया है। तीसरा बोलता है ना कि हे ईश्वर
कोई आकर हमको कम्बल उम्बल उड़ा दे इसमें ताकि हम बच्चे रह जाएं। ये दोनों से बोलता नहीं है। जब सुनता है दोनों की बात को, तीसरा बोलता है ना कि हमको कोई कम्बल उम्बल कोई दानी व्यक्ति आके उड़ा दे ताकि हम बच जाएं। आग लगा रहे लेकिन भागेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई कम्बल उम्बल ले आके उड़ा दे। तीसरा तो चौथा बोलता है कि चुपचाप रहो, अभी सोने दो हमको। चौथा क्या बोलता है कि हमको सोने दो। आगे देखिएगा इसमें होगा। तीसरे ने कहा कोई भी इतना धर्मपरायण नहीं है जो भी आकर हमें पानी से भीगे हुए वस्त्रों से चटाइयों से ढक दे। और पानी से भींगा हुआ चीज रहेगा तो कम न चलेंगे, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि कोई धर्मपरायण नहीं है जो आकर हमको कैसे करते, पानी से भीगे हुए वस्त्रों से चटाइयों से ढक दे। ये किसका कथन है? तीसरा का। चौथा में क्या कहता है? अरे तुम सब बहुत बातें कर रहे हो, क्या तुम कुछ समय के लिए चुप नहीं रह सकते? चुपचाप क्यों नहीं बैठे रहते? अरे तुम सब चुपचाप रहो ना यार, क्या बक बक बोल रहा है, हमको सोने दो। मतलब जान का नहीं पड़ा हुआ, उसको सोना बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा जान पड़ रहा है। तो इस तरह से चारों आलसियों के कथन के रूप में यहाँ बता दिए, लेकिन इतना बड़ा बड़ा कथन नहीं पूछेगा, बस ऐसे इंपॉर्टेंट पूछेगा वहां। ये पहला आलसी लिखवाएंगे साहब, तुमको मिलेगा। लिख रही है क्यों? ये पहला आलसी क्या बोलता है? कोलाहल क्यों है, मदहल्ला क्यों हो रहा है? दूसरा क्या बोलता है? आग लगता है कि आग लग गया। तीसरा बोलता है कि कोई धर्म परायण आकर कोई कम्बल उड़ा दे। और चौथा बोलता है कि चुपचाप रहो, सोने दो हमको। ठीक, आगे ये जो श्लोक है ये 2 नंबर में आता है लिखने के बाद कि इसका अर्थ लिखे। तो कहते इसके बाद अधिकारियों ने उन चारों को इस प्रकार आपस में वार्तालाप सुना और देखा कि आग बढ़ रही है और उसके ऊपर गिरने वाली है। तो उन्होंने भयवश उन चारों आलसियों को उनको केस पकड़कर घसीटा और घर से बाहर निकाल दिया। अरे निकल आलसी, कैसन आलसी पड़ गया, हमके जान हत्या करवा देगा क्या? सब धूप तो भागी गया। अब तू सब आपस में बात कर रहा है कि हल्ला कहाँ हो रहा है, आग लग गया है, कोई कम्बल उड़ा दे, कोई कहेगा चुपचाप रहो यार, सोने दो हमको। ऐसा आलसी तो पहला और वेट हुआ है। तो केस पकड़ा, सब क्या घसीटते हुए ले गए, भाग भाग में से अंदर जल जाएगा क्योंकि अब गिरने वाला है मकान जड़ के। ठीक ना? तो चारों को केस पकड़ के, ये ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। 1 नंबर में नहीं 2 नंबर में है कि वीरेश्वर के मंत्रियों ने आलसियों को किस प्रकार घर से बाहर निकाला। केस पकड़ का घसीट कहीं नहीं उठा कर बउआ हो चलो तू मर जाओ, केस धारा निमो से घसीटते हुए ले गए। हाँ, तो 12 आदमी कोई बउआ कहा जाता है। ठीक ना? जरूरी नहीं है कि बउआ को जो दूध पीता उसी को कहते हैं। जब ससुराल जाएगा ना तो थोड़ा बउआ कहेगा। आगे निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने देखा, उन अधिकारियों ने यह श्लोक पढ़ा। उन अधिकारियों ने यह श्लोक क्या कहता? पढ़ा था कि दूसरे की जान बचाने की जरूरत है। अब अंतिम टॉपिक है, पति ही स्त्रियों का सहारा होता है। ये ऑब्जेक्टिव बना हुआ कि पति का सहारा कौन होता है? स्त्री होता है। माता बच्चों का आश्रय होती है, माने माता बच्चा के लिए संरक्षक है। लेकिन आलसियों का इस संसार में कोई सहारा नहीं होता सिवाय किसी करुणावान व्यक्ति के। माने कि आलसियों के कोई रक्षक है तो वो कौन व्यक्ति हो सकता है? करुणावान। इसके बाद उन चारों अत्यधिक आलसी व्यक्ति को मंत्री ने पहले से भी अधिक वस्त्र और सामग्री प्रदान किया, क्योंकि परीक्षा में पास हो गया। मंत्री ने इन चारों को अंत में पुरस्कार दिया कि वाह वाह क्या आलसी है यार, कि मरने के लिए तैयार है लेकिन भागने के लिए तैयार नहीं है। तो अंत में क्या है? मंत्री ने पहले से भी अधिक, जो वस्त्र खाना भोजन मिल रहा था उससे भी ज्यादा खाना भोजन और उनको वस्त्र दिया गया, मैंने पुरस्कार दिया। वाह वाह वाह, ठीक है। हाँ, आलसी है कि वह 4 आलसी के सच में परीक्षा में पास हो गया था। जो धूर्त लग रहा तो भाग गया, और जो सच में आलसी था वो लोग बचे रह गए। तो उन सभी को क्या किया गया? सामग्री प्रदान किया गया। अंत में ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं सब्जेक्टिव में, कि आलसियों के साथ वीरेश्वर के मंत्रियों ने या वीरेश्वर ने क्या किया। तो बोलना है कि अंत में चारों आलसियों को जान बचाकर उसको पुरस्कार दिया जाता है।
क्या दिया जाता है? पुरस्कार। तो हम यहां तक बता दिए, जो कहानी को एक संक्षेप में बताया गया है, और इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हम अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो हमसे बताने से पहले तुमसे पहले उत्तर देगा उसका, क्योंकि हम लेक्चर में पूरा बात बता दिए हैं। आज जब क्वेश्चन आएगा वहां पर ही एकदम आसान से आएगा, देखना तो सब देगी जवाब, ठीक ना। तो आज के लिए इसको यही रखते हैं और कुछ और आगे काम करते हैं, ठीक है। जय हिंद।